नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपने देखा था, मैंने जो अपना यूट्यूब का पोस्ट क्रिएट करने वाला जो ऑप्शन है उसमें मैंने डाल रखा था कि शिक्षण विधियों के ऊपर अपनी वीडियो लेके आए। ये वीडियो उसी के ऊपर है, शिक्षण विधियों के ऊपर है। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें पहले कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, इस वीडियो से आपके ये मान के चलो 2 से 5 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन, अधिकतम 5 क्वेश्चन। 2 से 5 का रेशियो रहने वाला है। और ये शिक्षण विधि किसी एक भाषा से रिलेटेड नहीं है। ये आपके भाषा फर्स्ट, सेकंड, आप मैथ साइंस से हो या आप SST के हो, तो इसमें घूम फिर के यही जो कॉमन जो ले आपके शिक्षण विधियां थी वो मैं लेके आया हूँ। हो सकता है कि किसी भाषा में कोई एक आधा अलग से स्पेशल कोई आपके नाम आता हो या कोई स्पेशल शिक्षण विधि आती हो, उसके बारे में मैं न बता पाऊँ। लेकिन इस वीडियो में हम उस पूरे पहलू को जरूर जानेंगे जो आपके रीट जैसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ से आप अपना उद्देश्य सिर्फ 2 से 5 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको राइट करना है। कुल मिला के 2 से 5 ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक भाषा में 2 क्वेश्चन आते हैं। दो नहीं, 2 से ज़्यादा आते हैं, लेकिन आज की क्लास में से प्रत्येक भाषा में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके फर्स्ट, सेकंड और एक ये 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए मैं 6 क्वेश्चन मान के चलता हूँ। हो सकता है कोई इधर उधर हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन अपने को पढ़ना जरूरी है। लेकिन मैं ज़्यादा डाटा भी नहीं है, बहुत छोटा संक्षेप में लिख के आया हूँ। तो इसको जरूर देखें आप लास्ट तक। कोई 5-10 मिनट की वीडियो बनेगी, ज़्यादा बड़ी है भी नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है या कोई ऐसा लगता है कि ये मैंने त्रुटिपूर्ण गलत लिख दिया हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, है ना, कमेंट में। तो शुरू करता हूँ मैं। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो शिक्षण जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया भैया, अपने शिक्षण जो प्रक्रिया है वो आपके शुरुआत के अंदर कैसी प्रक्रिया मानी गई थी? द्विध्रुवीय। कैसी मानी गई थी? द्विध्रुवीय। 2 ध्रुव माने गए थे, 2 पक्ष माने गए थे, ठीक है ना। जिसमें एक तो छात्र था और एक क्या था भैया, शिक्षक। एक तो छात्र को और एक किसको, शिक्षक को माना जाता था। किसके अनुसार? डॉक्टर एडम्स के अनुसार। ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, डॉक्टर एडम्स। क्लियर है ना? ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, उसके बाद इसको माना गया, शिक्षा को त्रिध्रुवीय, त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया, जिसमें छात्र और शिक्षक के साथ साथ तीसरा जो है वो पाठ्यक्रम को माना गया, ठीक है ना। जो शिक्षक छात्र दो पे आधारित है वो द्विध्रुवीय है डॉक्टर एडम्स के अनुसार। जिसमें छात्र शिक्षक के साथ तीसरा शामिल कर दे पाठ्यक्रम, तो वो हो गया जॉन डीवी के अनुसार। ये किसके अनुसार है? जॉन डीवी के अनुसार। ये नाम भी बहुत अच्छा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब यहाँ नाम आता है पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम का अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो दौड़ का मैदान। क्या है जी? ये दौड़ का मैदान, इसका अर्थ होता है। अब भाषा शिक्षा, अब यहाँ पे ये 2 लैंग्वेज से रिलेटेड है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। तो ये पंजाबी, हिंदी और इसके अलावा संस्कृत में भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करेगा, तो ये जरूर देखें आप। देखिए, ये है जो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन पंजाबी में भी आपके काफ़ी हद तक काम आ जाएगा। तो यहाँ पे भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो है वो है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक जो उद्देश्य है वो BS ब्लूम के अनुसार है। क्या है? BS ब्लूम के अनुसार है। आगे मैं बात करूँ तो व्याकरण अध्यापन विधि की बात करता हूँ। ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, आपके किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो व्याकरण अध्यापन विधि की मैं बात करूँ तो व्याकरण का अध्यापन शुरू कब करना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछे तो जब बच्चा अनुकरण करना सीख जाए। अनुकरण का मतलब वो पीछे पीछे बोलना सीख जाए, पीछे पीछे क्या करना लग जाए, उच्चारण करने लग जाए। उसके पश्चात आप उसको क्या सिखाओ? व्याकरण सिखाओ। ऐसा नहीं कि बच्चे को बोलना ही नहीं आ रहा और उसको आप व्याकरण सिखा रहे हो। बात समझ रहे हो? यानी 5वीं कक्षा तक बच्चा जो है वो अच्छी तरह से, या यही होता है आजकल स्कूलों में, लेकिन रियलिटी जो है वो 3 साल, तीसरी क्लास तक, कक्षा 3 तक जो है
वो बच्चा सीख जाता है, उसके बाद व्याकरण आती है। लेकिन अपने जो सिलेबस में है वो उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक 6th क्लास में जाके आपके व्याकरण प्रॉपर रूप से लगती है। उससे पहले व्याकरण इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है। वैसे ज़रूर होता है वेटेज, लेकिन इतना नहीं होता जितना आपके 6th में होता है। ठीक है। वैसे तो आपके कक्षा के अनुसार देखें तो प्राइमरी कक्षा में कौन सी विधि, प्रयोगात्मक विधि जो है वो उपयोगी है, पूछा जा सकता है। प्राइमरी कक्षा इसमें मेनली 1-2 कक्षा के लिए माना जाता है। फिर उच्च प्राथमिक 6ठी से 8वीं, तो इसमें कौन सी विधि, उदाहरण देकर, यानी उदाहरण देकर, उदाहरण से ये हो गया निगमन विधि। उसके बाद में सेकेंडरी के लिए विश्लेषण या आगमन विधि जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब अपनी बात करते हैं व्याकरण के वर्तमान प्रकारों के बारे में। तो यहाँ है सैद्धांतिक व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण और प्रासंगिक व्याकरण। ठीक है। अब है व्याकरण अध्यापन की विधियाँ कौन कौन सी है। ये नाम याद रहे न रहे, लेकिन अध्यापन की विधियाँ देखो अब शुरू हो रही है। जरूरी नहीं है ये व्याकरण अध्यापन के लिए है, ये आपके अलग अलग जैसे SST हो गया या मैथ्स हो गया या साइंस हो गया, उसके अंदर भी ये आपके नाम आएंगे और चीज़ें वही आएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो बार बार पढ़ने की बजाय अपने एक बार में इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। वैसे मैंने व्याकरण लिखा है क्योंकि हिंदी के लिए देखें तो ये व्याकरण के लिए विधि है, इसलिए अलग से क्वेश्चन बने तो भी कर लो आप। देखो निगमन विधि पहला आ गया है, निगमन विधि। निगमन विधि जो होती है नियम से उदाहरण की ओर होती है। क्या होती है, नियम से उदाहरण की ओर। याद रखने का तरीका देखो सीधा सीधा क्या है, निगमन। निगमन, तो निगमन में पहले क्या आया, नी आया, नी से नियम बन गया। नी से क्या बन गया जी, नियम। नी से नियम, नी से निगमन। नियम से क्या बनेगा, उदाहरण बनेगा। क्या बनेगा, उदाहरण। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो कंफ्यूज होने वाले हो निगमन और आगमन में होने वाले हो। अगली जो विधि आएगी वो आएगी आगमन विधि। कौन सी आएगी साथियों, आगमन। आगमन में आप सिर्फ ऊ पकड़ लो, आगे आगे वाला ये पकड़ लो, इससे क्या बन जाएगा, उदाहरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उदाहरण। तो ये उदाहरण से क्या होती है, नियम की ओर होती है। ये नियम से उदाहरण की ओर है, वो उदाहरण से नियम की ओर है। ये इतना जरूर याद रखें। ठीक है। दूसरा देखो आप इससे जोड़ सकते हो, नियम जो है वो बहुत एक तरह से प्रॉपर डेफिनेशन सीधी बता दूं मैं, नियम कोई भी ऐसे मान लो आप, तो क्या आप समझ जाओगे, नहीं समझोगे। हाँ, तो वो क्या हो गया, आपका अज्ञान ही है। नियम बता दिया सीधा मतलब आप अज्ञान नहीं हो, लेकिन उदाहरण बताते ही आपको क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। नियम अज्ञान है, उदाहरण बताते ही क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अज्ञान मतलब आप साधारण हो, अज्ञान मतलब आप क्या हो, साधारण हो। ज्ञान यानी आप विशेष हो। क्लियर है ना। नियम से उदाहरण की ओर है, ज्ञान से ज्ञान की ओर है, साधारण से विशेष की ओर है, और अमूर्त से मूर्त की ओर है। अमूर्त और मूर्त का मतलब होता है, अगर आपको ज्ञान है अच्छे से, आप समझ पा रहे हो, अपने माइंड से समझ सोच विचार कर सकते हो, तो वो हो गया आपका मूर्त ज्ञान। क्या हो गया, मूर्त ज्ञान। लेकिन अगर आप उसके बारे में विचार ही नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो हो गया अमूर्त ज्ञान, ऐसे कह सकते हो आप। या ऐसे समझो कि उदाहरण जो है ना, उदाहरण जो है वो मूर्त है, और नियम है ना, सिर्फ नियम, वो अमूर्त है। यानी जो बात आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही वो तो अमूर्त ज्ञान है, और जो आपको समझ में आ गई वो मूर्त ज्ञान हो गया। स्थायी ज्ञान कह सकते हो एक तरह से, सिंपल लैंग्वेज में इसको स्थायी कह सकते हो, और इसको क्या कह सकते हो आप, अस्थाई, या जो सिर के ऊपर से जाता है वो अमूर्त। क्लियर है ना। देखो साधारण से विशेष, अमूर्त से मूर्त, सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल। नियम में छोटी छोटी चीजें बताई जाती है, वो हो गया सूक्ष्म। उदाहरण यानी मोटे तौर पे बता दिया, सीधा सीधा उदाहरण बता दिया, मोटा मोटा। और इस विधि को क्या माना जाता है, अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। पूछा जा सकता है कि निगमन विधि है अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है। और ये जो विधि है किसके लिए उपयोगी है, ये प्रखर बुद्धि वाले होशियार बच्चे हैं ना, उनके लिए उपयोगी है। सिर्फ किसके लिए, प्रखर बुद्धि वालों के लिए। तो एक बार फिर से देखो, निगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण से क्या जी, नियम की ओर। उदाहरण से क्या आ गया जी, नियम की ओर। उदाहरण से क्या आएगा जी, उदाहरण से नियम से उदाहरण, सॉरी नियम से उदाहरण, नी से निगमन, नी से नियम। ठीक है। फिर अज्ञान से नियम और उदाहरण। नियम पता है मतलब आप अज्ञान नहीं हो अभी तक, उदाहरण पता है मतलब ज्ञान आ गया। ज्ञान यानी आप असाधारण, साधारण ही हो, अभी ज्ञान नहीं हो तो मतलब आप साधारण हो। ज्ञान आ गया मतलब आप विशेष बन गए। ठीक है। आपको साधारण है, ज्ञान है, ज्ञान है मतलब आपको पता ही नहीं है तो अमूर्त ज्ञान है। ज्ञान आ गया मतलब आपको मूर्त ज्ञान है। ठीक है। फिर सूक्ष्म, छोटी छोटी चीजें बताता है नियम, और उदाहरण मोटे तौर पे होता है। ये है मनोवैज्ञानिक विधि है, और प्रखर बुद्धि होशियार बच्चों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके लिए लाभकारी है
प्रखर बुद्धि वालों के लिए क्या है, लाभदायक है, इनके लिए लाभ है। क्लियर है। अब इसके भी आपके दो छोटे छोटे प्रकार माने जाते हैं, एक तो है सूत्र विधि और एक है पाठ्य पुस्तक। सूत्र विधि में क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वो क्या करवाता है, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सूत्र रटवाता है। क्या रटवाता है, सूत्र। पाठ्य पुस्तक में पुस्तक पढ़नी होती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगला जो है वो है आगमन विधि। क्या है आगमन विधि, उदाहरण से नियम अभी बताया था। आगमन लिखते हैं ना अपने, इस तरह से लिखते हैं। आगमन में से इसको उठाओगे तो क्या बनेगा, ऊ बनेगा। ऊ से क्या बनता है, उदाहरण बनता है। उदाहरण से क्या है जी, ये नियम की ओर, वो निगमन, नियम से उदाहरण। ठीक है। और ये जो है उदाहरण बता दिया मतलब आपको ज्ञान आ गया, और नियम बता दिया मतलब आप अज्ञानी हो। ज्ञान से अज्ञान की ओर है, ज्ञान से क्या, अज्ञान की ओर है। विशेष से साधारण है, ज्ञान है मतलब आप विशेष, अज्ञान है मतलब आप साधारण। विशेष यानी आपको उसके बारे में ज्ञान हो गया मतलब आप मूर्त ज्ञान है, वो क्या है, मूर्त है। अज्ञानी हो मतलब आपको समझ नहीं आया मतलब अमूर्त, यानी मूर्त से अमूर्त है। ये मूर्त से क्या है, अमूर्त है। स्थूल से क्या है, सूक्ष्म, यानी मोटे तौर पे तो उदाहरण होता है, तो पहले उदाहरण है तो स्थूल, और नियम बाद में आता है तो सूक्ष्म। क्लियर है। और इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है, मनोवैज्ञानिक। पहले आपको क्या दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा कि क्या बच्चों आपने ऐसा देखा है। बच्चे कहेंगे हाँ जी सर, ये क्यों होता है, इसका कारण है ये है। फिर ये नियम बताया जाता है, बच्चों में ज्ञान क्या हो जाता है, ये ज्ञान क्या हो जाता है जी, स्थायी हो जाता है। ये ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अब एक चीज़ और बताऊँ ना आपको निगमन विधि के बारे में। ये जो विधि है ना, निगमन विधि, नियम बताया और फिर उदाहरण बताया, ये मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों को नियम बताते हैं ना, बच्चे कहते हैं ऐसे कैसा, फिर उसको उदाहरण देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये जो विधि है ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, याद रखें। आगे है, इसके दो प्रकार हैं, एक तो प्रयोग विधि और एक है सहयोग सह संबंध विधि। प्रयोग यानी प्रयोग प्रैक्टिकल करके बताएंगे, जैसे साइंस होता है। ठीक है। और सहयोग में क्या होता है कि उसकी हेल्प की जाती है, बच्चे की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको साथी बता दे या टीचर बता दे, है ना। तीसरा है प्रत्यक्ष भाषा विधि। प्रत्यक्ष भाषा विधि ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग विधि है, प्रत्यक्ष भाषा विधि। दो विधि होगी, आगमन निगमन। तीसरी है प्रत्यक्ष भाषा विधि। इसमें क्या है, अभ्यास पर बल दिया जाता है, इतना सा याद रखना है। प्रत्यक्ष भाषा विधि में क्या होता है, बार बार क्या किया जाता है, अभ्यास से किया जाता है। क्या किया जाता है, बोलो, अभ्यास। याद रखें इतनी बात। आगे हम बात करें सॉरी, आगे हम यदि बात करें तो कविता अध्यापन की विधियां हैं। किसकी विधियां हैं जी, कविता अध्यापन की। जिसमें क्या है, पहली विधि जो है वो गीत या नाट विधि है। गीत या क्या है, नाट। इसमें गाकर जो भी आपकी कविता है उसको गाकर बताया जाता है। ये क्या किया जाता है, गाया जाता है उसको एक गाने की तरह, और फिर बताया जाता है। इसमें बच्चे जो होते हैं बड़े आनंदित होते हैं। कौन से वाले, प्राथमिक कक्षा वाले, स्पेशल पहले दूसरी वाले सॉरी, माफी चाहूंगा। दूसरा है शब्दार्थ विधि। शब्दार्थ विधि जो होता है उसमें कठिन शब्दों का अर्थ बता दिया जाता है। क्या किया जाता है, बीच में जैसे लाइन पढ़ी उसमें कठिन शब्द आया उसको बता दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके रस होता है ना, कविता का जो रस होता है वो खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में अर्थ बता रहे हैं तो उसमें खत्म होगा। और इस विधि को अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। और इस ऐसा कहा जाता है कि इसमें कविता की क्या होगी जी, मौत होगी। कविता की मौत होगी। यानी किस विधि में माना जाता है कि कविता की मौत होगी, तो आप कहोगे किस विधि में माना जाता है जी, ये माना जाता है आपके कौन सी विधि में, शब्दार्थ विधि में। कौन सी विधि में, बोलो, शब्दार्थ विधि। कौन सी विधि में, शब्दार्थ विधि। कौन सी विधि में, शब्दार्थ विधि। याद रख लो, लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शब्दार्थ विधि है जो उसके अंदर माना जाता है। ठीक है। उसके बाद जो आता है, उसके बाद है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। कविता की अगली विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर। यानी इससे प्रश्नों को क्या पूछा जाता है, उत्तर पूछा जाता है। यानी आपको पढ़ाया, उसी में से बीच बीच में से आपसे क्या पूछ लेंगे, प्रश्न पूछ लेंगे। इसे क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर। वाचन के दौरान क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न। कौन सी होगी, प्रश्नोत्तर। फिर व्याख्या विधि। व्याख्या में क्या होता है, महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी आपको क्या किया जाता है, एक जैसे पैरा पढ़ाया, उसका क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये चीज़ बताई जाती है, तो इसको कहते हैं व्याख्या विधि। इसके अंदर आपके क्या है, उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है ये, छोटी कक्षा वाले कुछ नहीं समझेंगे ऐसा, है ना।
और इसके भी तीन उपभाग होते हैं, एक तो व्यास, एक तुलना और एक समीक्षा। व्यास में क्या होता है कि कथा विधि है, ये व्याख्या की जाती है इसमें, ठीक है। और तुलना में क्या होता है, किसी एक की दूसरे के साथ तुलना की जाती है, यानी एक कविता पढ़ रहे हो आप, उस कविता की किसी दूसरे कवि की जो कविता है उसके साथ क्या की जाती है, तुलना की जाती है, यानी कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और ये जो है कॉलेज स्तर पर बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। और समीक्षा में क्या की जाती है, आलोचना या समालोचना की जाती है, यानी उसने कोई गीत लिखा, जैसे देशभक्ति भी लिखा, तो टीचर ये कहेगा बहुत अच्छा था, ये था, अच्छी लिखी है, ये वाह, यानी समालोचना होगी। या कुछ अलग लिख रहा है तो वो आलोचना भी करता है उसकी। इस विधि को क्या कहते हैं, समीक्षा करना, व्याख्या विधि में। और ये होती है कॉलेज स्तर पर। आगे है नाटक अध्यापन की विधि, ठीक है। नाटन अध्यापन, नाटक जो होता है इसका मतलब होता है नकल करना। क्या करना है जी, नकल करना। इसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार, और इसको भारत में पांचवा वेद माना जाता है, इसको नाटक को पांचवा वेद, ठीक है। अब आपके भारत में क्या माना जाता है, पांचवा। अब आपके नाटक की कौन कौन सी विधि है, पहली है व्याख्या, अगली है आदर्श नाट, अगली है श्रेणी अभिनय, अगली है रंगमंच अभिनय, अगली है संयुक्त प्रणाली। क्या है, संयुक्त प्रणाली। इस तरह से ये पांच आपकी विधियां हैं, नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं। अब कुछ थोड़ा सा डाटा और है इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। जैसे देखो, सबसे पहले बात करें किंडर गार्टन विधि। किंडर गार्टन विधि, सबसे पहले तो इनके जो प्रवर्तक हैं फ्रोबेल, कहाँ के रहने वाले, जर्मनी, ये जरूरी है, कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के हैं, नाम क्या है, फ्रोबेल। प्रवर्तक जरूर पूछे जाती है, देश पूछे। इस किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, बच्चों का बगीचा होता है। क्या होता है, बच्चों का बगीचा, ठीक है, पूछ सकता है ये, है ना। जो आजकल चलता है ना, यूकेजी, एलकेजी, सॉरी एलकेजी पहले आती है ना, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, ये जो है लोअर किंडरगार्टन, लोअर, अपर किंडरगार्टन, ये किंडरगार्टन ही है, लेकिन अपने कुछ अलग ही कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये विधि जो है फ्रोबेल के द्वारा, अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। इसमें क्या होता है कि बच्चों को खेल खेल पर सिखाना होता है, खेल आधारित होती है ये। बच्चों को कुछ पढ़ाना नहीं है, खिलाना ही है सिर्फ। क्या करना है, खिलौने देने हैं उनको, खिलौने, खिलौने की आयु है, ठीक है। पढ़ते हो आप, बच्चे को क्या माना गया है, पौधा माना गया है। इस विधि में बच्चे को क्या माना गया है, पौधा। यानी इस विधि में जो विद्यालय है और शिक्षक है और बच्चा है, इन सबको मिला के किसका रूप दिया गया है, बगीचे का रूप दिया गया है। बच्चा पौधा है, अध्यापक क्या है जी, माली है, और स्कूल क्या है, बाग या बगीचा है। स्कूल कह दो या आंगनबाड़ी जो होती है उसको कह दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये खेल आधारित है, मैंने बता ही दिया। 3 से 8 साल के लिए इम्पोर्टेंट है, ये डाटा इम्पोर्टेंट है कि कौन सी आयु वर्ग के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो 3 से 8 साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये किस पर आधारित है, पेस्टोलॉजी के सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। पेस्टोलॉजी के क्या है, यानी पेस्टोलॉजी के ऊपर आधारित है, उनके नियम के ऊपर आधारित है। अगली जो विधि है वो है आपकी साहचर्य या मारिया मांटेसरी विधि। इसके ऊपर भी खूब सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मारिया मांटेसरी जो है इटली की थी, कहाँ की थी बोलो, इटली की। रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें क्या क्रम माना गया है, आपकी भाषा जो होती है ना, भाषा को सीखने के आपके इसके अंदर जो माना गया है वो कहा गया है कि पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, और फिर लिखना सीखता है। इसको लिखने याद रखने का तरीका क्या है, सुबोपली, सुबोपली, क्या याद रखना, सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। इट्स ओके, क्लियर है। और ये ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है, किस पर आधारित है, ज्ञानेंद्रियों। और
तो ये 4 से 6 साल के बच्चों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और विधियां हैं जिसको मैं बता देता हूँ आपकी। जैसे एक विधि है प्रदर्शन विधि। कौन सी? प्रदर्शन। ज्ञान मूर्त से अमूर्त रूप में दिया जाता है। छात्र व शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं और गणित, भूगोल, विज्ञान जैसे विषयों को क्या बनाया जाता है, रुचिकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रुचिकर। याद रख लो, प्रदर्शन किया जाता है इसमें। ठीक है, ज्ञान मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब ज्ञानी हो आप, अमूर्त मतलब अज्ञानी हो। ज्ञानी हो मतलब आपको उदाहरण बता दिया, अज्ञानी हो मतलब नियम बताया। ज्ञान से अज्ञान की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ये विधि है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि अपने पढ़ चुके हैं वैसे तो। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है ये। डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे क्या है, प्राचीन है। केवल शिक्षक सक्रिय होता है इसमें, बच्चे आराम से बैठे सुन रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं। इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा कराया जाता है। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा कराने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? व्याख्यान विधि का उपयोग किया जाता है। अगला है रसास्वाधान विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी में आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। इस विधि में शिक्षक काव्य, यानी ये जो है सिर्फ हिंदी के लिए है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखें। तो इसमें देखो, शिक्षक जो है काव्य का उचित यति, गति एवं लय के साथ वाचन करता है। जिसमें गति लय के साथ वाचन करता है, उसे देखो नाम भी में भी आपको सीधा समझ आ जाएगा कि कविता जो होती है, काव्य जो होता है, उसमें रस आ जाता है। रसास्वादन यानी एक अच्छी गति के साथ में, लय के साथ में गाता है उसको। शिक्षक काव्य में निहित रस की अनुभूति छात्रों को करवाता है। ये विधि केवल बड़ी कक्षाओं में ही संभव है। छोटी कक्षाओं में कौन सा रस है, उनमें कौन सा वीर रस होता है, कौन सा उसमें युद्ध की भावना होती है, कौन सा उसमें प्रेम की भावना होती है? कोई भावना नहीं होती है। तो इसलिए वो अलग अलग भावों को नहीं समझ पाता है, इसलिए उनमें ये उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो ये थी अपनी कुछ शिक्षण विधियाँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दी है। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत डाटा और बता देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि भाषा जो होता है, भाषा के रूप की बात करें, भाषा के रूप, तो भाषा के आपके 3 रूप होते हैं, भाषा संचरण के कह लो। एक तो होता है मौखिक, एक होता है लिखित। क्या होता है? लिखित। एक तो मौखिक हो गया, एक हो गया लिखित। ठीक है, एक तो हो गया मौखिक, एक हो गया लिखित। तीसरा जो मैं बताने जा रहा था वो था आपके सांकेतिक। क्या था जी? सांकेतिक। तो भाषा के ये 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, क्लियर है? ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि भाषा अर्जित कहाँ से की जाती है। भाषा का अर्जन, भाषा अर्जन का माध्यम पूछ ले। भाषा अर्जन का क्या पूछ ले जी? माध्यम। माध्यम पूछ ले तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान दें। इसमें पहला पॉइंट याद रखना है, वातावरण। कहाँ से सीखता है? वातावरण से। दूसरा है मातृभाषा, ये अर्जित की जाती है। ये क्या की जाती है? अर्जित। तीसरा है मेन, तो अपने को ये 2 ही याद रखने, तीसरे की जरूरत नहीं। वातावरण से, मेन तो वातावरण है भाषा अर्जन के लिए। ठीक है, अब आपकी भाषा जो है, मातृभाषा की बात करें, इसकी मातृभाषा, ये चीज़ तो मदर टंग जो होती है वो आप जानते ही है। भाषा का पहला रूप जो होता है ना, वो कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। तो आपको याद रखना है, भाषा का पहला रूप जो है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है।
अब भाषा के कौन कौन से रूप, भाषा किस किस रूप में होती है या कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो एक तो होता है आपकी मातृभाषा, जो मैंने आपको बता दी। एक होती है राष्ट्रभाषा। क्या होती है? राष्ट्रभाषा। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, संवैधानिक तौर पर कोई नहीं है। आगे है राजभाषा। कौन सी भाषा? राजभाषा। राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो होती है, एक तो नेशनल लैंग्वेज, एक ऑफिशियल। राजभाषा जो है वो अपनी हिंदी है। वो क्या है जी? आपकी हिंदी है। और उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज जो एक्ट आया था, इस लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट OFL, ये कब आया था? 1963 में। याद रखें इस बात को, 1963 में। और मानक भाषा जो है वो होती है शिक्षा व कार्य प्रणाली की। कौन सी भाषा? मानक भाषा। मानक भाषा। मानक भाषा कौन सी होती है? जो कि आपके इसके अंदर काम आती है, आप कह सकते हो शिक्षा व कार्य प्रणाली, जिसमें आप शिक्षा दे रहे हो फिर उसको कार्य में ले रहे हो, यानी शिक्षा और कार्य प्रणाली की जो भाषा है उसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मानक भाषा। ये याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, और कोई ज़्यादा बड़ी बात इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। ये थी आज के आपने भाषा के बारे में जो सीखा उसके बारे में, ठीक है। बाकी चीज़ें कोई और आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी तो वो भी अपने लेके आएंगे कुछ समय बाद आज की वीडियो में।